और अब खबरें विस्तार से। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन आप कर रहे हैं। आप 3 देशों में रोड शो भी कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में भी आपने रोड शो किया है। अब तक कितने का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आया आपके पास? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हुई है उसी में हमको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार की, तो उसी में लगभग 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम अपने संभागीय स्तर की कर चुके हैं। और अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर देश के बाहर के निवेशक आ रहे हैं। जब इसमें हमारे लिए ऐसे विकसित देश जापान, इंग्लैंड, जर्मनी हमारे को पार्टनर बन रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे। कोई टारगेट आपने तय किया है? क्या ग्रोथ टारगेट्स हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको? हमारे लिए तो सभी प्रकार के लोगों के, सभी इन्वेस्टरों की स्वागत है। जहां एक तरफ रिलीजियस टूरिज्म से लगा करके फॉरेस्ट का एरिया हमारा है, माइनिंग से लगा के एनर्जी तक है, हेल्थ, एजुकेशन, प्रत्येक क्षेत्र में संभावना, और खासकर हम रोजगार परक उद्योगों के लिए जा रहे हैं ताकि हमारे राज्य के जो रोजगार के अवसर में कहीं बाहर जाते हैं वो एक तरह से हमारे राज्य में ही वो सब पाए जिसकी आवश्यकता हमको है। इसलिए मान के चलें कि सभी सेक्टर में अच्छी संभावना रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, ग्रोथ को लेकर क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपने तय किया है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आपने कहा है कि बहुत 2 खास करके एंगल हमने लिए हैं। हमारे राज्य का बजट 5 साल में डबल करेंगे। हमारी इकोनॉमी देश के अंदर सबसे अच्छे राज्यों में गिनी जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। जी, और एक आखिरी सवाल सर कि जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में पिता पुत्र की हत्या हुई थी। इसी मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी पाया और अब 18 फरवरी को उनकी सजा पर बहस होगी। हालांकि 84 दंगों के एक और मामले में सज्जन कुमार पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जो मर्डर ट्रायल था 2 सिखों का कत्ल, जसवंत सिंह और उसका बेटा तरनदीप सिंह, राजनगर एरिया सरस्वती विहार पुलिस थाने में, और उस केस में आज सज्जन कुमार को सजा हुई है। उसको दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने गवाहियों के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। और जो सजा सुनानी है वो सजा सुनाने के लिए 18 तारीख यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सजा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है। 1984 के अंदर जिस तरह से बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया, आज एक एक करके वो सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HKL भगत या कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेलों में डालने का काम किया और परमात्मा ने आज इंसाफ दिया है। हमें तसल्ली है कि आज इस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगे के एक मामले में दोषी करार दिया है। ये मामला एक पिता और पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के राजनगर इलाके में बेकाबू भीड़ जसवंत सिंह के घर में घुस गई थी और जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप को जलाकर मार डाला था। इसके बाद भीड़ ने घर में लूटपाट की थी और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया था। आरोप पहले ये था कि इसमें सज्जन कुमार उस भीड़ को लीड कर रहे थे। तो पहले ये मामला दर्ज हुआ और इसके बाद इस मामले का ट्रायल लंबे समय तक राउज एवेन्यू कोर्ट में चला और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में 18 फरवरी को
सजा पर बहस होगी। इसके पहले सज्जन कुमार दिल्ली कैंट इलाके में सिख दंगे के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर आज सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें मुफ्त का राशन और पैसा मिल रहा है। ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र शहरी गरीब उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघरों को लेकर आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को राष्ट्र के विकास में जोड़ने की भी जरूरत है। तो अपने आप में ये अहम है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्रीबीज पर रुख अपना रखा है। उधर दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस का नया कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। आज संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया को नए कार्यालय का दौरा कराया। ये अत्याधुनिक कार्यालय में इसमें 12 मंजिल हैं, 3 टावर्स हैं। इनमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के रहने, बैठक करने और भोजन की व्यवस्था है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और 19 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ दिल्ली के संघ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जीवन साथी की मौत के बाद दोबारा शादी होने की सूरत में बच्चे पर किसका हक होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर बड़ा फैसला दिया है, जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। बच्चों की कस्टडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा, अहम और लैंडमार्क जजमेंट दिया है, एक बड़ा फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी करना ही बच्चे की कस्टडी ना देने का अधिकार नहीं हो सकता और एक व्यक्ति को अपने बेटे की कस्टडी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इस व्यक्ति की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। जो बच्चा पहली शादी से था वो अपने नाना नानी के पास था। इस मुद्दे पर व्यक्ति ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो पिता है वो स्वाभाविक अभिभावक एक बच्चे का होता है और इस बच्चे की परवरिश जो है वो पिता अच्छे ढंग से कर सकता है, भले ही उसने दूसरी शादी कर ली हो। इसलिए दूसरी शादी करना बच्चे की कस्टडी ना देने का आधार नहीं बन सकता। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। काफ़ी अहम है ये फैसला, क्योंकि बच्चों की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़े बड़े फैसले सुनाता आया है और इस मामले में सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और कहा था कि बच्चे की कस्टडी जो है ऐसे उस पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव को देखते हुए दी जानी चाहिए और बच्चों को चल संपत्ति के तौर पर अदालतें नहीं देख सकती। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंगलुरु में खुदकुशी कर ली थी एक टेकी ने अतुल सुभाष, उसकी मां की याचिका को खारिज कर दिया था। अतुल सुभाष की मां ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि जो दादी है वो अपने पोते के लिए अनजान जैसी है, इसलिए ये कस्टडी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसलों में ये साफ कर चुका है कि जिस व्यक्ति के पास बच्चे की भलाई होगी उसी को कस्टडी दी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा फैसला उस कड़ी में ये फैसला भी जुड़ गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।